गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपकी पढ़ाई में आज हम शुरू करेंगे 10वीं कक्षा की फिजिक्स। देखो, 10वीं विज्ञान, गौर से देखें तो 10वीं की जो विज्ञान है उसमें 3 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है भाई? 3 सब्जेक्ट। क्या क्या है भाई? तो भाई एक तो है भौतिकी, एक है रसायन विज्ञान, और तीसरा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है। तो 10वीं विज्ञान में 3 सब्जेक्ट आते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो अपन ये आज से शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान, जो थोड़ा सा कठिन माना जाता है। भौतिक विज्ञान की बात करें और विज्ञान की बात करें तो देखिए क्या है। तो विज्ञान जो शब्द है इसको इंग्लिश में कहते हैं साइंस। थोड़ी सी चर्चा करें तो इधर लिख देते हैं कि विज्ञान जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं साइंस। और साइंस जो शब्द है वो साइंसिया शब्द से आया है। किससे आया भाई? साइंसिया। क्लियर? और साइंसिया का मतलब होता है टू नो, जिसको हिंदी में बोलते हैं टू नो, या जिसको हिंदी में बोलते हैं जानना। थोड़ा सा बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जानना मतलब विज्ञान वह है जो किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा रखते हो, इच्छा रखते हो। क्लियर भाई? चलो, तो विज्ञान जिसको साइंस कहते हैं वो साइंसिया शब्द से आया है, और जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है टू नो और हिंदी में होता है जानना। तो अपन कह सकते हैं कि विज्ञान का मतलब ही क्या है? जानना। ठीक है। अब अपन बात करते हैं विज्ञान में भौतिक विज्ञान की। देखो, भौतिक विज्ञान होती क्या है बच्चों? भौतिकी का मतलब होता है प्रकृति। आपके आसपास जो भी प्रकृति है, आपके आसपास जितनी भी प्रकृति है और उस प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिक्स। जैसे कार्य हो रहा है, गाड़ी चल रही है, उसके पीछे फिजिक्स है। पंखा चल रहा है, फिजिक्स है। कंप्यूटर चल रहा है, फिजिक्स है। आप ये कैमरा जो है मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, इसमें लेंस लगे हैं, फिजिक्स है। ये टेक्नोलॉजी जिस पे हम लिख रहे हैं, ये फिजिक्स है। तो अपने आसपास का सब फिजिक्स है। प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं या भौतिकी कहते हैं। भौतिकी को कहते हैं इंग्लिश में फिजिक्स। और यहाँ आपके 3 चैप्टर है फिजिक्स के। फिर रसायन, तो रसायन में केमिकल्स, मतलब आपकी जो दवाइयाँ बनती है, और ये साबुन बनते हैं, सर्फ बनता है, जितने भी केमिकल बेस्ड है, सैनिटाइजर जिसकी डिमांड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, ये सब आते हैं रसायन विज्ञान में। जितने भी केमिकल से रिलेटेड है, नमक किस में आता है? रसायन विज्ञान में। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वो जो भी है, जितने भी केमिकल्स है, जितने भी सॉल्ट है, जितने भी, ये सब किस में आते हैं? रसायन विज्ञान में आते हैं। और जीव विज्ञान में आपको पता है क्या आते हैं? पेड़ पौधे व जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु, इनके बारे में अध्ययन करना। इंसान के बारे में अध्ययन करना है। इंसान के अंदर क्या है? हृदय कहाँ पे है? फेफड़े क्या कार्य करते हैं? कोशिका क्या है? लाल रुधिर कणिकाएँ क्या है? पादप कैसे अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्या है? डीएनए आरएनए क्या है? ये सारा आप पढ़ते हो जीव विज्ञान में। तो बेसिक मैंने शुरू किया, तो बेसिक कक्षा में मैंने इन तीनों के बारे में आपको संक्षिप्त में बताया। अब मुख्य भाग जो शुरू कर रहे हैं उसमें अपना टॉपिक है आज फिजिक्स का 11वां चैप्टर है, मतलब बुक का, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो बेटा अब आप कहोगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब आप कहोगे भाई सर कार्य क्या है? तो देखो, एनर्जी क्या है? तो अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ कार्य कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इससे मेरे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति सब्जी का गाड़ा लेके गाड़े को धक्का मार के आगे ले जा रहा है, वो कार्य कर रहा है। क्लियर?
तो ये इस तरह ये क्या है, ये सारे क्या है, कार्य। अब ये सब कार्य करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी, अपन खाना खाते हैं तभी एनर्जी मिलती है, तो खाना खाएंगे उससे एनर्जी मिलेगी, तब अपन कार्य करेंगे। कार्य करेंगे तो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर अब अगले दिन फिर काम करना है तो फिर खाना खाना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई वाहन है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो वो कार्य करता है। अब वो जब कार्य करता है, वो वाहन या कोई मशीन कार्य करती है, तो उसको भी क्या चाहिए, भोजन चाहिए। उसका भोजन क्या होता है, ईंधन। उसका भोजन क्या होता है, ईंधन। उसमें ईंधन डालना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा, डीजल डालना पड़ेगा, कोयला डालना पड़ेगा। जब ये सब बिजली देनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें देनी पड़ेगी, तो वो उसको ईंधन मिलेगा, और ईंधन मिलेगा तो वो क्या करेगा, कार्य करेगा कुछ ना कुछ। क्लियर, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बच्चों। एक बार बच्चों, प्यारे बच्चों इधर देखिए, तो शुरू करते हैं कार्य से। और मैंने आपको बताया कि जब ऊर्जा किससे मिलती है, जब अपन भोजन करते हैं तो अपने को ऊर्जा मिलती है, और यही ऊर्जा कार्य में बदलती है। ऊर्जा मिलती है तो उसी से अपन कार्य करते हैं। अब देखिए दैनिक जीवन में क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप कोई भी काम, कुएं से पानी निकालना है तो एक कार्य है, कपड़े धोना एक कार्य है, घर की सफाई करना एक कार्य है। अगर अपन देखें तो नॉर्मली फिजिक्स सारे कार्य को कार्य नहीं मानता, लेकिन अपन देखें यार कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, आप होमवर्क करते हो कार्य। लेकिन फिजिक्स क्या करती है, फिजिक्स की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। फिजिक्स कहती है कि जब भी किसी वस्तु पर बल लगे, और बल लगने के बाद उस वस्तु में विस्थापन आ जाए, तो ही कार्य, अन्यथा कार्य नहीं है। मैंने क्या बोला कि उस वस्तु पे बल लगे, और बल लगने के बाद फिजिक्स क्या कहती है कि किसी भी वस्तु पर बल लगे, और बल लगने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित हो, उसे कहते हैं कार्य। तो और कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इन से संबंधित क्या है, शक्ति है। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति करते हैं। अब मान लीजिए कोई कार्य है, धीरे धीरे कर रहा है, ढीला इंसान है, ढीले की तरह कर रहा है, तो उसके कार्य करने की शक्ति कम है। और कोई फटाफट काम कर रहा है तो उसके कार्य करने की दर ज़्यादा है, तो अपन फुर्तीला है वो, तो उसमें शक्ति ज़्यादा है कार्य करने की। ये फ़र्क है। अब अपन यहाँ पे देखें कार्य की परिभाषा। तो देखो पूरा बुक से पढ़ा, देखो एक्चुअली क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है, कोई पासबुक, कोई क्या, कोई नोट चाहिए। अपने को सिर्फ और सिर्फ बुक पे फोकस करना है, बुक से बढ़िया कुछ नहीं है, बुक से बाहर कुछ आएगा नहीं, इसलिए हमारा टारगेट हम बुक पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो कार्य या वर्क की बात करें, कार्य या वर्क, ठीक है। तो ये परिभाषा देखो, बेहतरीन परिभाषा यहाँ पढ़ी है कि बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना, किसका उपयोग करके, अथवा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना ही कार्य है। कार्य क्या है, पहला तो बल होना चाहिए, मैंने बताया। तो बल का उपयोग करते हुए, पहले देखो ऐसे परिभाषा ऐसे याद करते हैं, बल का उपयोग करते हुए, किसका उपयोग भाई, बल का। बल का उपयोग करते हुए किसी विराम में पड़ी वस्तु को गतिशील करना, किसी विराम में पड़ी वस्तु को गतिशील करना, या विराम अवस्था में रखी वस्तु को गतिशील करना। विराम अवस्था, विराम का मतलब होता है रुका हुआ या स्थिर अवस्था, तो विराम में स्थित वस्तु की गति में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। 3 स्टेप में हो गया देखो, कार्य कहलाता है। बल का उपयोग करते हुए किसी विराम अवस्था की वस्तु को गतिशील करना या गतिशील अवस्था की किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। तो देखो देखो क्या है परिभाषा, किस बल का उपयोग करके, टुकड़ों में याद करो, बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना अथवा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। तो मैं इसकी परिभाषा आपको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से बता दूं। ठीक है, यहाँ पढ़ा है, मैं परिभाषा बता देता हूँ आपको, इसको उधर रख देते हैं। तो भाई क्या है कार्य की परिभाषा, किसी
परिभाषा है बल का उपयोग करते हुए किसका उपयोग करते हुए भाई? बल का उपयोग करते हुए या बल का उपयोग करके किसी स्थिर वस्तु को गतिशील करना तथा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना। गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। परिभाषा अपने मन से लिखनी है, बस कॉन्सेप्ट लैंग्वेज में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा नहीं है किताब की एज इट इज लाइन रट्टा मारनी है अपने मन से। तो वापस परिभाषा देखें, वापस बल का उपयोग करते हुए किसी स्थिर अवस्था की वस्तु को गतिशील करना तथा गतिशील अवस्था की वस्तु के वेग में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। ये हो गई परिभाषा। अब देखिए दूसरा, देखें अन्य शब्दों में वैज्ञानिक, ठीक है। अब है वैज्ञानिक दृष्टि से, किसकी दृष्टि से भाई? वैज्ञानिक दृष्टि से क्या कहते हैं, सूत्र क्या है कार्य का? वैज्ञानिक दृष्टि से बल एवं बल की दिशा में बल की दिशा में वस्तु में उत्पन्न विस्थापन, बल एवं बल की दिशा में वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा हो गई है। बल एवं बल की दिशा में वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को, बल एवं बल की दिशा में क्या उत्पन्न विस्थापन, अर्थात कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। क्लियर? अब इसका एक चित्र देख लेते हैं, ठीक है। मान के चलो शेप लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बक्सा है, ये इसका सेंटर है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर इधर बल लग रहा है और यहाँ से वस्तु इस दिशा में विस्थापित हुई है, कितना s, बल इधर लग रहा है इस बक्से पे और यहाँ पे कितनी विस्थापित हुई है s, तो अब जो कार्य होगा वो क्या होगा? W बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन मतलब Fs, W बराबर Fs। ये देखो डायग्राम, ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ गई है। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए कि मान के चलो कोई बक्सा है, बक्से पे बल लगाया F और उसको S विस्थापन दे दिया, एक जगह से दूसरी जगह पे कितनी दूरी तय कर ली उसने, विस्थापन S। तो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन जो S है, दोनों का गुणा किया तो ये कार्य हो गया। तो W बराबर Fs, ये इसका सूत्र है भाई। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, जल्दी से नोट करिए इसको या याद करिए, तुरंत परिभाषा तुरंत याद हो जानी चाहिए।
कार्य की परिभाषा, एक साधारण परिभाषा, एक वैज्ञानिक परिभाषा, और ये सूत्र हो गया भाई। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा ऊपर करें। अब तो देखिए, तो आपने ये एक डायग्राम देख लिया। अब यदि अगला है, अब यदि बल व विस्थापन, बल एवं विस्थापन की दिशा, बल एवं विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, तो बल एवं विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, तो अब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? विस्थापन जो है, विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा विस्थापन की दिशा में हो, तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा कार्य ज्ञात किया जाता है, जा सकता है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये दोनों जो F और S है, ये दोनों राशियाँ जो है, बल एवं विस्थापन, ये दोनों सदिश राशियाँ, ये आप ध्यान रखना। ये दोनों कैसी राशियाँ? बल एवं विस्थापन सदिश राशियाँ हैं। बल एवं विस्थापन दोनों ही सदिश राशियाँ हैं। सदिश और अदिश आपको पता होगा। अदिश जो है उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश राशियाँ जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे समय, द्रव्यमान। और वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, वो सदिश कहलाते हैं। तो बल एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए बच्चों, तो ये मैंने यहाँ तक आपको बता दिया कि F और S दोनों क्या सदिश राशियाँ हैं। तो देखो, अब यदि बल और विस्थापन की दिशा क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या होगा? विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा कार्य ज्ञात किया जा सकता है। तो अब इसका चित्र वापस बनाएं। एग्जैक्ट साइज का हो जाए, ठीक है, लगभग। अब ये एक बक्से हैं, दो सेम ही बक्से हैं, ये सेम मानना। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको। अब क्या है, ये दो बक्से हैं, मतलब एक ही बक्सा है। अब एक ही बक्से में सेंटर ये है, सेंटर पे बल लगाया मैंने F, इसको अपन क्या करते हैं, बल लगाया F इधर, और विस्थापन है इसका S। विस्थापन इस दिशा में, क्लियर, और बल इधर है, और दोनों के बीच में जो कोण है वो है थीटा। तो इसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये जो बल है इसके लेंगे घटक। क्या लेंगे? घटक। अब मैं आपको इधर अलग से बताता हूँ घटक लेना, ध्यान से समझिए भाई। घटक लेना, घटक कैसे लेते हैं, घटक लेना एक विधि है, वो अलग से बता रहा हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, घटक कैसे लेते हैं। देखो, मान के चलो ये अपना निर्देश तंत्र है, और इस निर्देश तंत्र में ये कोई सदिश है, क्लियर, और ये अपना क्या है, मूल बिंदु है। ये अपना मूल बिंदु है। अब इस जो है, ये मान के चलो बल ही है, बल ही है।
अब इस बल के घटक कैसे लेंगे? तो देखिए, इसके लिए पहली शर्त है कि अपने को थीटा पता होना चाहिए। मान लो मैंने ये थीटा मान लिया, ऊपर वाला भी थीटा मान सकते हैं। जैसे थीटा मानेंगे उसके अकॉर्डिंग कंडीशन होगी। ध्यान से देखिए, मैंने बताया ये बल एफ है और ये कोण कितना है? थीटा है। क्लियर? अब इसके क्या लेने पड़ेंगे? घटक। और घटक हमेशा किस पे लिए जाते हैं? अक्षों पर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष और ये हो जाएगा हमेशा वाई अक्ष। क्लियर? तो इसके लिए क्या करेंगे? घटक लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इस बल का एक घटक आएगा इधर और दूसरा घटक आएगा ऐसे। घटक हमेशा तब लिए जाते हैं जब वो एक्सिस पर नहीं होते। मान के चलो इसके ऊपर नहीं है ओवरलैप, बीच में आ रहा है कहीं पे, जैसे ये बीच में आ रहा है, इसके ऊपर होता तो घटक लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब बीच में आ गया तो मतलब इसके घटक लेने पड़ेंगे। तो अगर इसके ये एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है तो क्या करेंगे? इसके घटक कैसे लेंगे? ध्यान से देखिएगा, मैं इस सदिश को, मैंने इसको क्या बोला? एफ एक्स। चलेगा भाई, एफ एक्स बोल दिया। एक्स दिशा में एफ का घटक और वाई दिशा में एफ का घटक, एफ एक्स और एफ वाई बोल दिया। भाई ये एफ है, इसका प्रभाव क्या होगा? देखो मैं बताऊं, यदि मैं कोई बक्सा, देखो प्रैक्टिकली सोचना, यदि कोई बक्सा मैं इधर बल लगा के खींचूँ तो ये इधर जाएगा, अगर मैं ऊपर लगा के खींचूँ तो ऊपर जाएगा। यदि मैं वापस कह रहा हूँ, यदि मैं इधर बल लगा के खींचूँ किसी बक्से को तो ये बक्सा इधर जाएगा। मैं यदि किसी बक्से को ऊपर बल लगा के खींचूँ तो बक्सा ऊपर जाएगा। और यदि मैं बक्से को इधर बल लगा के खींचूँ, बक्से को इधर बल लगा के खींचूँ तो क्या होगा? बक्सा ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। तो दोनों तरफ जो जा रहा है उसके अलग अलग अध्ययन के लिए, दोनों तरफ ये बक्सा जब जा रहा है, एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा। जब ये यहाँ से चेंज होगा तो इसके निर्देशांक एक्स में भी चेंज होंगे, वाई में भी चेंज होंगे। तो जब ये निर्देशांक जो है ये दोनों दिशाओं में चेंज होंगे तो मतलब इसका प्रभाव दोनों है। तब क्या करते हैं अपन? दोनों दिशाओं में इसके क्या लेते हैं? घटक लेते हैं। ये क्या होता है? घटक। ये एक्स दिशा का घटक होता है और ये वाई दिशा का घटक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बल है, जब बल किसी बक्से पर इधर लगेगा तो बक्सा इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, मतलब जाएगा बीच में ही, लेकिन उसके एक्स और वाई दोनों दिशाओं में निर्देशांक बदलेंगे। तो एक्स दिशा के निर्देशांक जो बदल घटक है उसको बोल दिया मैंने एफ एक्स, और वाई दिशा के जो घटक को बोल दिया मैंने एफ वाई। अब बच्चों देखिए ध्यान से, मैं सुनना ध्यान से, मैं इस तीर के निशान को यहाँ ला के रख सकता हूँ क्योंकि उतना का उतना ही है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई एफ वाई को मैं उठा के इधर से इधर भी रख सकता हूँ। त्रिभुज बन गया ना? अब इसको उठा के मैं इधर भी रख सकता हूँ। क्लियर? अब हो गया। अब आप इस चित्र से मेरे को बताओ साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा, तो आप कहोगे साइन थीटा तो सर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है? एफ वाई, एफ वाई है। कर्ण कितना है? एफ, कर्ण एफ ही है। तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि सर एफ वाई जो है, एफ इधर आ जाएगा तो आप कहोगे सर एफ जो साइन थीटा है वो कितना है? एफ वाई है। क्लियर भाई? तो वाई दिशा में घटक आ गया एफ का, एफ साइन थीटा। वाई दिशा में जो घटक आ गया मतलब थीटा के अलावा जो दूसरी वाली साइड, थीटा के पास वाली नहीं, दूसरी वाली, वो क्या हो जाएगी? एफ का साइन थीटा, एफ का साइन थीटा। देखो इस चैप्टर में ये याद होना जरूरी है, सबसे कठिन चैप्टर है, सबसे कठिन चैप्टर है, बार बार कह रहा हूँ। तो इसका जो है ये जो घटक है ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, चलो बाद में लिखता हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ। अब मैं आया कॉस थीटा पे। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है? एफ एक्स। थीटा के पास की भुजा आधार होती है, आपको पता है। सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और थीटा के पास वाली एफ एक्स। कर्ण कितना है? एफ। तो यहाँ से वापस एफ इधर आ गया तो एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स। तो आपने एफ एक्स भी निकाल लिया और एफ वाई भी निकाल लिया। तो आपने देखा कि एफ एक्स जो है एक्स वो कॉस थीटा है और एफ वाई जो है वो क्या है? साइन थीटा है। वाई जो है साइन थीटा है और एक्स जो है कॉस थीटा है। एफ एक्स को ये लिख सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए घटक लेने का कॉन्सेप्ट। इस देखो वैसे तो ये 11th क्लास में आता है, लेकिन राजस्थान बोर्ड का जो नया सिलेबस था जो जिसमें एनसीईआरटी से बुक्स चेंज हुई थी उसमें ये जो टॉप कॉन्सेप्ट है ये आपकी 10वीं कक्षा में डाल दिया गया है। हाँ निश्चित रूप से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कठिन है और मैं गारंटी देता हूँ कि हर एक स्कूल के सभी शिक्षक ये पढ़ा भी नहीं पाते। तो आपको मैंने जैसा बताया, देखो है 11वीं का, लेकिन अपने को दिमाग में बिठाना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में आ सकता है। इसलिए मैंने आपको घटक लेने का कॉन्सेप्ट अलग से बता दिया जो आपकी पुस्तक में नहीं है, किताब में नहीं है। सिर्फ
मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। ठीक है, चलो। तो अब आप समझ में आपको आ गई होगी, क्या समझ में आई होगी, ध्यान से देखिए। मैंने कहा यदि कोई भी ऐसे हो ए और उसके पास में अगर थीटा हो, तो ए थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा के पास वाली भुजा क्या हो जाएगी? कॉस थीटा। और दूसरी वाली क्या हो जाएगी? ए साइन थीटा। तो निश्चित रूप से ये आपको यहाँ समझ में आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एफ वाई जो है एफ साइन थीटा है और एफ एक्स जो है एफ का कॉस थीटा है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो थीटा के पास वाला कॉस थीटा हो जाएगा, जो बीच में है ये, इसका कॉस थीटा हो जाएगा थीटा के पास वाला, और दूसरा वाला हो जाएगा साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। थीटा के पास वाली भुजा, थीटा के पास वाली भुजा सदिश का सदैव कॉस थीटा होता है। थीटा के पास वाली भुजा सदिश का हमेशा कॉस थीटा होता है। ये याद कर लो भाई। अब आओ बच्चों इधर। तो अब ये जो एफ है, सुनना, इसके मैं दो घटक लूँ तो इसका जो घटक आएगा इधर, एस तो इधर है ही, कोई दिक्कत नहीं, विस्थापन तो इधर ही है, बक्सा इधर, बक्सा ऊपर थोड़ी जा रहा है, बक्सा इधर जा रहा है, तो बक्से का विस्थापन इस दिशा में। क्लियर? लेकिन इस एफ का जो घटक आएगा इधर, आप बताओ कितना आएगा? तो थीटा है। एक घटक इधर आएगा और एक घटक इधर होना चाहिए। तो ये एफ है और ये थीटा है, तो ये घटक निश्चित रूप से एफ का कॉस थीटा होगा और ये हो जाएगा एफ का साइन थीटा। लेकिन अपने को विस्थापन, ये एस जो विस्थापन, इसकी दिशा में बल का घटक चाहिए। क्या चाहिए? विस्थापन की दिशा में बल के घटक। तो विस्थापन जो एस है इसकी दिशा में बल का घटक चाहिए। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए अपन इसको उपयोग में नहीं लेंगे। तो अब कार्य कितना होगा? अतः बच्चों अब जो कार्य होगा W बराबर बल कितना है? F का कॉस थीटा, मतलब बल विस्थापन की दिशा में बल का घटक। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा सा परिभाषा लिख के फिर लिखूं। देखो कार्य क्या है? कार्य बराबर विस्थापन की दिशा में बल का घटक इनटू विस्थापन, ये इसका सूत्र हो गया। अब कार्य W बराबर क्या? विस्थापन की दिशा में बल का घटक कितना है? F का कॉस थीटा इंटू विस्थापन कितना है? S। क्लियर? यहां तक किसी को तकलीफ है तो बताओ, यहां तक किसी को तकलीफ है तो बताओ। ध्यान से देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, पहले सीधा दोनों एक ही दिशा में थे, F भी उसी दिशा में था और S भी उसी दिशा में था, तो सीधा सीधा दोनों को गुणा कर दिया, बल और विस्थापन को गुणा कर दिया। अब जो है बल जो है विस्थापन से थीटा कोण बना रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बल के घटक लेते हैं। और अब कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है कि विस्थापन की दिशा में बल का घटक, विस्थापन की दिशा में बल का घटक या बल का घटक विस्थापन की दिशा में इनटू विस्थापन, ये इसका सूत्र होगा। तो विस्थापन की दिशा में जो बल का घटक है वो F cos थीटा है और विस्थापन S है ही, तो ये इस तरह से गुणा हो जाएगा। यहाँ तक अगर बच्चों कोई दिक्कत हो तो आप बताइए मुझे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, थोड़ा सा कठिन है, 11वीं लेवल का ये चैप्टर है जो आपके 10वीं लेवल में डाल दिया गया है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको डेफिनेटली बेहतरीन समझ में आएगा। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समझा पाएगा। वापस देख लीजिए, W बराबर F cos थीटा इंटू S। फिजिक्स वैसे ही कठिन होती है और जब 11वीं के चैप्टर 10वीं में डाल दिए जाते हैं तो वो और कठिन होती है। तो इसको समझाने के लिए निश्चित रूप से हम तो जनरली 11 12 फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो हमें पता है कि ये किस लेवल से पढ़ाना है, पर मैं बिल्कुल आपके लेवल में आके बड़े आहिस्ता और बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो एक बल की परिभाषा बता दी मैंने, दो, एक साधारण परिभाषा, एक वैज्ञानिक परिभाषा, और कार्य के दो सूत्र बता दिए। एक तो डायरेक्ट एफ जब दोनों एक ही दिशा में हो और जब दोनों एक ही दिशा में नहीं हो। ठीक है, तो ये मान के चलो ये सीधा है, तो ये केस 1 हो गया और ये हो गया केस 2, जब दोनों एक ही दिशा में नहीं हो। तो दो केस जो है वो मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा आपको समझाने के लिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे
कि कार्य जो है वो क्या है, एफ कॉस थीटा, घटक जो एफ कॉस थीटा, और कार्य क्या हुआ, बल का विस्थापन की दिशा में घटक इंटू विस्थापन, तो एफ कॉस थीटा। यहाँ तक मैंने अभी आपको बता दिया। ध्यान से देखिए, यहाँ तक मैं बता चुका हूँ आपको। क्लियर? अब इसके बाद अपन देखें कि कार्य जो है एक अदिश राशि है और इसका मान जो है धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है। कार्य जो है एक अदिश राशि है। मैंने आपको बताया बल और विस्थापन दो सदिश राशियां हैं जिनमें दिशा के साथ परिमाण होता है, लेकिन कार्य में कभी दिशा नहीं होती। कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य का केवल परिमाण होता है। ठीक है, तो इसी का देखें अपन, लिखा एक और बुक में जो लिखा हुआ है उसको बड़े स्तर पे करके देखें। फिर इसको मैं पुनः आपको समझाता हूँ कि कार्य एक, पढ़ लेते हैं लाइन टू लाइन। कार्य एक अब पढ़ लेते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है। यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो तो संपन्न कार्य धनात्मक होता है, और इसके विपरीत यदि बल का घटक विस्थापन की दिशा में नहीं हो तो कार्य का मान कैसा होता है? ऋणात्मक। तो यहाँ अपन ने दो चीज़ें देख ली। ये मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे ले आता हूँ। ये अपना कंटिन्यू चल रहा था। अब इधर देखिए, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं बस। आप देखिए, कार्य एक क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य जो है एक अदिश राशि है और इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक व जीरो भी हो सकता है। धनात्मक कब होगा मैं बता दूं, जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो। बल या उसका घटक व विस्थापन, बल या विस्थापन, देखो बल व विस्थापन या बल का घटक व विस्थापन जब दोनों एक ही दिशा में हो तो कार्य होता है धनात्मक, और बल व विस्थापन या बल का घटक एवं विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो तो कार्य सदैव ऋणात्मक होता है। अभी पूरा समझेंगे, मैं एक बार लिखा हुआ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये तो जो कार्य होता है इसका उदाहरण डेली लाइफ में जो अपन देखते हैं वो सब यही होता है। डेली लाइफ में जो अपन काम करते हैं वो सब यही होता है, और इसका उदाहरण होता है घर्षण। घर्षण द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है। मैंने आपको बताया बच्चों, कार्य दो प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो या बल का घटक व विस्थापन एक दिशा में हो तो इन दोनों स्थितियों में कार्य धनात्मक होता है। इसके विपरीत जब बल व विस्थापन की दिशा विपरीत हो या बल का घटक व विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक कार्य होगा। ये सरल उदाहरण से समझने की कोशिश के बारे में बताया है। ठीक है, तो उदाहरण देख लो। कार्य के लिए बल द्वारा विस्थापन होना अनिवार्य शर्त है। मान लीजिए यदि आप गेहूं से भरी कोठी अथवा पुस्तकों से भरी अलमारी को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, फिर भी आप उसे अपनी जगह से नहीं हटा सके, इसका अर्थ यह हुआ कि आपने कोई कार्य नहीं किया जब तक विस्थापन नहीं होगा। बच्चों, प्यारे बच्चों, आप कितना ही बल लगा लो, जब तक विस्थापन नहीं होगा, मैं इस ज़मीन पे कूद जाऊं, मैं इस ज़मीन को नीचे शिफ्ट करने की कोशिश करूं और ये ज़मीन नीचे सरके ही ना, तो मैंने बल तो खूब लगाया, जोर मैंने खूब लगाया, पूरी हिम्मत लगा दी, पूरी औकात लगा दी, सब कुछ लगा दिया, लेकिन ज़मीन तो सरकेगी नहीं, नीचे नहीं जाएगी। तो विस्थापन नहीं हुआ ना, इसका ज़मीन का विस्थापन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जल्दी बताओ। विस्थापन जीरो, सूत्र में रखा, विस्थापन की जगह जीरो, कार्य क्या हुआ? जीरो। जब तक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं होगी, उसका विस्थापन नहीं होगा, तब तक अपन कार्य को नहीं मानेंगे, कार्य जीरो माना जाएगा, कितनी मेहनत कर ली हो आपने। तो लिखा हुआ है कि आप पूरी ताकत लगाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, उसकी जगह से नहीं हटा सकते हैं, तो यह कोई कार्य नहीं किया गया है, भले ही इस दौरान किए गए परिश्रम के कारण आप थक गए हो। ठीक इसी प्रकार यदि आप कुछ समय तक अपने हाथ में वजन लेकर खड़े रहने के कारण थक गए हो तो भी वैज्ञानिक दृष्टि से
कौन सी दृष्टि भाई? वैज्ञानिक दृष्टि से आपने कोई कार्य नहीं किया है। आप जब टेबल पर रखी पुस्तक को अपनी जगह से खिसकाते हैं, पेन को उठाते हैं, अथवा मॉल में ट्रॉली को खींचकर सामान ले जाते हैं, पूरा पढ़ लेते भाई क्या है। तो लिखा हुआ है भाई, इसको बिल्कुल साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है भाई कि मॉल में ट्रॉली को खींच कर सामान ले जाते, ऐसे खींच के ले जाते, ये पैकेट डाला वो पैकेट डाला और ऐसे खींच के चल दिए। क्लियर? तो ट्रॉली में खींच कर सामान ले जाते हैं तो आप कार्य करते हैं, इनमें इनके द्वारा लगाए गए बल के फलस्वरूप वस्तु अपनी जगह से विस्थापित होती है। जब आरोपित बल वस्तु उत्पन्न विस्थापन एक ही दिशा में हो, किया गया कार्य वह बल विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखा हुआ है? वापस देखिए, वापस देखिए भाई, वापस देखिए। देखो क्या है, बल के फलस्वरूप वस्तु अपनी जगह से विस्थापित होती है। अब देखिए, जब आरोपित बल एवं वस्तु में उत्पन्न विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य एवं विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रहे कि विस्थापन S वह विस्थापन है, विस्थापन S वह विस्थापन है, ठीक है, जो वस्तु द्वारा तय किया गया है। अब अपन आ जाओ इधर, अपन ने लास्ट यहाँ तक देखा था और मैंने इसके बारे में आपको बताया अभी, इसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। एक बार ये अंतिम सूत्र आप देखिए, तो पहली कक्षा में मैंने आपको बताया, ये पहली कक्षा थी अपनी 10वीं विज्ञान की। तो अब W बराबर, अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये लिखेंगे F.S और ये सदिश लगाएंगे। और सर आप कहोगे सर ये क्या है, तो मैं बताता हूँ। ये भी 11वीं कक्षा का कॉन्सेप्ट है जो आपके 10वीं कक्षा में घुसा दिया गया है। टीचर्स ने इसका एनालिसिस नहीं किया कि ये जो 11वीं का टॉपिक है ये 10वीं कक्षा में घुसने लायक नहीं था, लेकिन जब पुस्तक में आ गया है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। देखो 10वीं की जो फिजिक्स है वो बहुत कठिन है, उसमें 11वीं के 12वीं के काफ़ी कॉन्सेप्ट डाले गए हैं। तो इसलिए निश्चिंत रहे, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, कोई 10वीं और 11वीं में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप समझ सकते हो। लेकिन इनको पेपर बनाने से पहले, पुस्तक बनाने से पहले या टॉपिक डालने से पहले एक बार एनालिसिस करना चाहिए कि बच्चे का लेवल क्या है और उसमें क्या चीज़ जानी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी सारे टीचर्स को नहीं आती, क्योंकि 10वीं का लेवल नहीं है, क्लियर बात है। फिर भी अगर जब डाल दिया गया राजस्थान बोर्ड में तो अपने को करना पड़ेगा। अब इसके लिए बिंदु क्या है, तो मैं इधर मेरे को बताना पड़ेगा। बिंदु से पहले देखो 2 प्रकार के गुणन होते हैं। अब 2 प्रकार के गुणन से मतलब नहीं है, या देख लो, चलो जब बता ही दिया तो क्या होता है, सदिश गुणन होते हैं, सदिशों के गुणन होते हैं, सदिश गुणन। सदिशों के गुणन अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। ये 2 प्रकार के गुणन होते हैं, एक होता है क्रॉस गुणन, ठीक है, जैसे मान के चलो, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्यों अपना समय वेस्ट करें। दूसरा होता है बिंदु गुणन, जिसमें क्या होता है, क्रॉस में तो क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है क्रॉस का, बिंदु में क्या होता है, बिंदु का। तो ये बिंदु आ गया। देखो इसका एक उदाहरण देखते हैं क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। बस मैंने कहा कोई सदिश ए है और मैंने कहा कोई सदिश बी है, दोनों का बिंदु गुणन है, और इन दोनों के परिणाम स्वरूप एक सदिश सी एक अदिश सी आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, होप नहीं दिख रहा है तो इसको मैं अभी शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख गया होगा। C बराबर A डॉट बी, बिंदु गुणन में क्या होता है देखिए ध्यान से, मैं बता, देखो 11वीं की काफ़ी सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, इसलिए बिंदु गुणन क्या है। C बराबर A डॉट बी वेक्टर। A वेक्टर, वेक्टर के लिए सदिश, वेक्टर को क्या, सदिश को क्या बोलता है, सदिश इंग्लिश में बोलता है वेक्टर। तो मैं कभी कभी वेक्टर शब्द यूज़ करूँ तो आप समझ जाना। A वेक्टर, इसको ऐसे तीर के निशान से लिखते हैं, A वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों के बिंदु गुणन से, बिंदु है ना, बिंदु गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश प्राप्त होती है, मतलब ये सदिश है, ये सदिश है। तो अब इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, ए बी और कॉस थीटा। बिंदु जब भी हटेगा तो इसका परिमाण और कॉस थीटा आता है। तो जब ए बी कॉस थीटा है तो ए डॉट बी लिख सकते हैं, जब ए डॉट बी है तो ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। वही चीज़ अपन ने की, ये क्या लिखा हुआ है, एफ एस कॉस थीटा ही तो है, ये एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा को मैंने लिख दिया एफ डॉट एस, क्लियर। एफ एस कॉस थीटा को मैंने लिख दिया एफ डॉट एस। ये होता है बिंदु गुणन,
क्लियर? बिंदु हटता है तो कॉस थीटा गुणा हो जाता है, और कॉस थीटा हटता है तो बिंदु आ जाता है। क्लियर? ये सी। इसमें ये जो आया है ये एक अदिश राशि है, देखना ध्यान से, ये एक अदिश राशि है। और यहाँ पे ए और बी जो है वो कैसी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो ये एक अदिश राशि है और ये दोनों क्या है? सदिश राशियाँ हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बताया कि ये जो कार्य है W, अब इसके बारे में अपन आगे डिटेल में देखेंगे। ये कार्य जो है क्या क्या होता है? ये कार्य धनात्मक भी हो सकता है, अगली कक्षा में पढ़ेंगे, पर मैं बता दूं ये कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है और ये कार्य शून्य भी हो सकता है। तो वैसे मैंने अभी आपको उदाहरण के साथ ये समझाने की कोशिश करी है कि धनात्मक और ऋणात्मक कार्य कैसे होते हैं, लेकिन कल इसको इस सूत्र के माध्यम से अपन देखेंगे, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कार्य। इसी के साथ बच्चों आज की कक्षा हम यही समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक आप ये वीडियो देखिए, इसको समझिए, बुक को अपने पास रखिए। हमने ये कॉन्सेप्ट से बुक पास में रखी है ताकि आपका ये पहला पूरा पेज कवर हो गया। और इसी प्रकार हम आपको 10वीं में गारंटी दिलाते हैं, काफ़ी सारे बच्चों के 100 में से 100 नंबर हमारे ऑफलाइन कोचिंग में आते रहे हैं। तो आप भी निश्चिंत रहे, आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में आपका आधा नंबर भी कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के बारे में अपने क्लास मेट्स को और अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को अधिक से अधिक इस जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के बारे में बताएं और उन्हें जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें। निश्चित रूप से प्रत्येक गांव ढाणी का बच्चा इन वीडियोस के माध्यम से, जहां शिक्षक नहीं है वहां भी सिर्फ फ़ोन के माध्यम से और इन वीडियो क्लासेस के माध्यम से बच्चा बेहतरीन तैयारी कर सकता है, क्योंकि इसी पढ़ाने की तकनीक से कई बच्चे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में 100 में से 100 अंक लाते रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है और पढ़ाने का तरीका आपको एक क्लास से ही पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए और अधिक से अधिक बच्चों पे विस्तृत फैलाइए। जनरली क्या होता है कि आप ऐप पे पढ़िए, आप यूट्यूब पे क्या होता है बहुत सारा कंटेंट है, टीचर आते हैं 10 वीडियो बना दिए फिर महीने भर तक गायब रहते हैं। यहाँ हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित रूप से आपको सभी वीडियोज़ मिलेंगे, पूरा कोर्स मिलेगा ऐप पर। और सरकारी स्कूलों के होनहार 30,000 बच्चों को, कितने बच्चों को भाई? 30,000 बच्चों को सुपर 30,000 योजना के तहत बिल्कुल फ्री मिलेगा कोर्स, बिल्कुल फ्री। बस इसके लिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर से एक लेटर हेड पे आपका नाम लिखवा के और उनके फ़ोन नंबर से हमें भिजवाना होगा। तो हम राजस्थान के, देखो राजस्थान में मैं आपको बता दूं, राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगभग मान के चलो 10,000 है, 10,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो हम प्रत्येक स्कूल से 5 बच्चे, तो 50,000 का टारगेट होता है, लेकिन सारे बच्चे ले पाए नहीं ले पाए, इसलिए अपन ने 30,000 का टारगेट रखा है कि 30,000 बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। ये हमारी एक मुहिम है। अगर आप चाहते हो कि हर एक ज़रूरतमंद बच्चा इन वीडियो क्लासेस का फ्री में एक्सेस कर पाए, यूज़ कर पाए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। क्लियर? तो होप कि आपकी आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।